नमस्कार दोस्तों, क्या आप अधिशिक्षक शिक्षक और कार्मिकों के समायोजन से जुड़े नए दिशा निर्देश के बारे में जानना चाहते हैं? या फिर चाहे आप शिक्षक हो, स्कूल प्रशासन से जुड़े हो या शिक्षण व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। तो आपकी स्क्रीन पर एक माध्यमिक शिक्षा समायोजन बीकानेर का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा। ये आपने भी इसको पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ने के बाद में अभी भी हमारे शिक्षक साथियों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल हैं और इन्हीं सारे सवालों को हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई तमाम ऑनलाइन ऑफलाइन जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का, जो कि आप लोगों ने इसको एक बार पढ़ा जरूर होगा और पढ़ने के बाद भी हमारे शिक्षक साथियों के मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, ये कि अधिशिक्षक शिक्षक कौन होगा, किस प्रकार से उनका समायोजन होगा और जो नया टाइम टेबल जारी हुआ वो किस प्रकार से होगा, कौन शिक्षक रहेगा, कौन शिक्षक दूसरी स्कूल में जाएगा। इन सारे सवालों का जवाब हम लोग इस नोटिफिकेशन के जरिए इनका हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इस आदेश के अनुसार जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के साथ में जो समस्त राजकीय विद्यालय जो हिंदी मीडियम स्कूल है, उन सभी अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों समायोजन के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अंदर इनको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला कि पदों का निर्धारण किस प्रकार से होगा। तो ये आपको समझना है कि विद्यालय में जो अधिशेष शिक्षक की पहचान के लिए विद्यालयवार स्वीकृत माने जाने वाले पदों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसके अंदर जो अधिशेष शिक्षकों की गणना करते समय राज्य का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसके आदेश क्रमांक ये है और इस तारीख को ये जारी जारी हुआ था। इसके तहत अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद स्वीकृत माने जाने हैं, यानी इस नोटिफिकेशन के अनुसार ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय स्कूलों में पद को स्वीकृत माना जाएगा। अब चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष हो, यानी कि उनका ऑर्डर तो निकल चुका है लेकिन अभी पद स्वीकृत नहीं हुए हैं, फिर भी आप लोगों को इस आदेश के अनुसार ही अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद स्वीकृत माने जाएंगे। या फिर ऐसे पद भी हैं जो सारा दरबार पोर्टल पर अप्रदर्शित हो रहे हैं लेकिन इनका ऑर्डर निकल चुका है, तो इसके अनुसार आप लोगों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद स्वीकृत माने जाएंगे। इसी तरह से जो हिंदी मीडियम स्कूल हैं उनके अंदर स्वीकृत पद कैसे होंगे, तो जो स्वीकृत पद है या फिर जो कर्मोन्नत विद्यालय में न्यूनतम नामांकन के आधार पर शासन सचिव का एक ऑप्शन नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो आदेश क्रमांक और तारीख इस तारीख को यहाँ पर जारी हुआ। इसके अनुसार ही स्वीकृत पद माने जाएंगे, चाहे उक्त अनुसार पद स्वीकृत होना शेष है, यानी कि ऑर्डर तो निकल चुका है लेकिन अभी तक स्कूल में वो पद स्वीकृत शेष होना अभी बाकी है। तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये दोनों ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में और हिंदी मीडियम स्कूल में पद का सर्जन माना जाएगा। सेकंड टॉपिक यहाँ पर दिया गया है कि स्पष्ट अधिशेष कार्मिक की पहचान, कि हम लोग किस प्रकार से कार्मिक को पहचाने कि ये अधिशेष शिक्षक कार्मिक है। तो पहला पॉइंट है कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल से उस स्कूल में शिक्षक और जो कार्मिक का चयन के उपरांत, यानी कि अभी देखिए एक बार तो एग्जाम हो चुका है इंग्लिश मीडियम के लिए, अभी दूसरी बार भी एग्जाम हो चुका है लेकिन रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। उन शिक्षकों ने एग्जाम दे दिया है। अब एग्जाम देने के बाद मान लीजिए उनका चयन हो चुका है और चयन करने के बाद वो कार्य ग्रहण भी कर चुके हैं। उसके बाद उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो जो कि पहले से ही उस विद्यालय में काम कर रहे हैं, यानी कि पहले हिंदी मीडियम था, अब वो इंग्लिश मीडियम हो चुका है, लेकिन अब हिंदी मीडियम वाले उसी स्कूल में हैं, वो अभी तक किसी दूसरी स्कूल में नहीं गए हैं। तो ऐसे शिक्षक जो पहले से ही कार्यरत है, उन शिक्षकों को हम लोग यहाँ पर अधिशेष मानेंगे, यानी कि जो नए शिक्षक है जो कि एग्जाम दे के जा रहे हैं वो अधिशेष नहीं माने जाएंगे, जो पहले से ही कार्यरत है उसको अधिशेष माना जाएगा। सेकंड पॉइंट में इंग्लिश मीडियम स्कूल में मापदंड अनुसार सृजन योग्य पदों से अधिक कार्यरत होने की स्थिति में भी कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा, यानी कि पद तो 10 है लेकिन वहां पर 12 काम कर रहे हैं, तो जो 10 के बाद में जो 2 एक्स्ट्रा है उन कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा। थर्ड पॉइंट के अनुसार मान लीजिए किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पूर्व प्राथमिक कक्षा चल रही है, यानी कि LKG HKG चल रही है। अब इसके अंदर पहले से लेवल फर्स्ट के जो शिक्षक है वो शिक्षक यहाँ पर काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। अब मान लीजिए राज्य सरकार ने भर्ती की और इस भर्ती के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षक जो अध्यापक है वो ज्वाइनिंग करने के लिए आ गया। अब जैसे ही वो ज्वाइन कर लेगा, ज्वाइन करने के बाद में जो उस विद्यालय में जो लेवल फर्स्ट के जो अध्यापक उस बच्चों को पढ़ा रहे थे वो अधिशेष माने जाएंगे, यानी लेवल फर्स्ट वाले जो शिक्षक जो पहले से ही पढ़ा रहे वो अधिशेष माने जाएंगे। अब जो स्कूल कर्मोन्नत हुए हैं उनके लिए भी एक दिशा निर्देश जारी हुआ था, जिसके कि ऑर्डर क्रमांक यहाँ पर दे रखे हैं। में अंकित मापदंड अनुसार पद स्वीकृत मानकर मानदंडों से अधिक कार्यरत शिक्षक और कार्मिकों को अधिशेष माना जाएगा, यानी कि जो भी नए स्कूल जो कर्मोन्नत हुए हैं उनमें पद स्वीकृत हो गए और पद स्वीकृत होने के बाद में पदों से ज्यादा शिक्षक उसमें कार्यरत है, जो ज्यादा शिक्षक है उन कार्मिकों को यहाँ पर अधिशेष माना जाएगा। अगले पॉइंट के अनुसार जिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक का पद स्वीकृत है और इस पद हेतु चयन प्रक्रिया से पूर्व चयनित अध्यापक लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड का पदस्थापन किया गया है, यानी कि कंप्यूटर शिक्षक का पद वहां पर स्वीकृत हो चुका है और इसमें लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड के जो टीचर है वो काम कर रहे हैं।
लेकिन इन विद्यालय में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक या फिर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद स्वीकृत होकर कार्मिक पद स्थापित हैं को अधिशेष मानते हुए समायोजन किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड वाले जो टीचर है, जो पहले से ही पद स्थापन है कंप्यूटर शिक्षक पद पर, उनको अधिशेष माना जाएगा। अगला पॉइंट है, इंग्लिश मीडियम स्कूल की जो कक्षाएं संचालित हो रही है उस स्तर तक पद प्रावधान हेतु अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु जारी मानदंड लागू होंगे। इसी प्रकार जो हिंदी माध्यम की कक्षाओं हेतु पूर्व में मानदंड अनुसार स्वीकृत पदों के अतिरिक्त अधिशेष कार्मिकों का निर्धारण किया जाएगा। अगला पॉइंट आप लोग समझिए कि प्रारंभिक और जो माध्यमिक शिक्षा के जो विद्यालय हैं उसमें जितने पद स्वीकृत हैं उन स्वीकृत पदों के अतिरिक्त और भी यदि कोई टीचर वहां पर कार्यरत है तो जो अधिक टीचर जो कार्यरत है उस टीचर को यहाँ पर कार्मिक को अधिशेष माना जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूल के अंदर जो पद स्थापित कार्मिक है, जैसे वरिष्ठ प्रबोधक हो गया, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी हो गया, पंचायत सहायक होगा, कनिष्ठ सहायक, पैरा टीचर, ट्रेनी टीचर, ये जो सारे पद हैं ये माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद स्वीकृत नहीं है। इसलिए ये जो सारे जो पद हैं ये सारे पद इस विभाग के अंदर अधिशेष माने जाएंगे। यानी कि प्रबोधक, वरिष्ठ प्रबोधक, जो पंचायत सहायक है, ये सब अधिशेष माने जाएंगे। न्यायिक प्रकरण में स्थगन प्राप्त शिक्षक कार्मिक को अधिशेष नहीं माना जावे। यानी कि यदि कोई केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, वो शिक्षक किसी शिक्षक ने लगाया है तो उन शिक्षकों को अधिशेष नहीं माना जाएगा तथा इस कारण से संबंधित पद पर अन्य पद स्थापित शिक्षक कार्मिक को अधिशेष माना जाएगा। मान लीजिए किसी टीचर को एपी हो चुका है और उसका कोर्ट के अंदर केस चल रहा है और इस दौरान इस पद पर किसी अन्य टीचर को लगा दिया है, तो जो अन्य टीचर को लगाया है ना, उस अन्य टीचर को शिक्षक को अधिशेष माना जाएगा। अब यहाँ पर कुछ सामान्य दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसको मैं आपको समझा देता हूँ। पहला पॉइंट देखिए, विद्यालय में कार्मिकों की कार्यगण तिथि, ध्यान रखना कार्यगण तिथि, विद्यालय में कार्यगण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिकों का समायोजन उसी विद्यालय में करते हुए कनिष्ठ कार्मिक को विद्यालय में अधिशेष माना जाएगा। यानी कि जो वरिष्ठ कार्मिक होगा उसको उसी विद्यालय में समायोजन किया जाएगा और उसके बाद में कोई दूसरा कार्मिक ने कार्य ग्रहण किया है तो उसको यहाँ पर अधिशेष माना जाएगा। इसी प्रकार ग्राम पंचायत ब्लॉक में अधिशेष कार्मिकों को चिन्हित किया जाकर समायोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है, अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित शिक्षक कार्मिकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में केवल तभी लगाया जाएगा जब तक कि हिंदी माध्यम विद्यालयों में पद रिक्त नहीं हो। मान लीजिए कोई कार्मिक आया और हिंदी मीडियम स्कूल के अंदर पद रिक्त नहीं है और उसको इंग्लिश मीडियम में ज्वाइनिंग करवा दी। अब ये जो ज्वाइनिंग करवाई है ये ज्वाइनिंग तब तक ही लागू होगी जब तक उस पद पर कोई दूसरा टीचर चयन होकर, जो कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में एग्जाम देकर यदि उस स्कूल के अंदर कोई दूसरा टीचर आ गया है तो जो पहले वाला जो टीचर था जो चयनित शिक्षक माना जाएगा, जो कि अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु एग्जाम देकर नहीं आया था लेकिन उन्होंने उस समय हिंदी माध्यम विद्यालयों में पद रिक्त नहीं थे इसलिए उन्होंने उसको यहाँ पर ज्वाइनिंग करवा दी। जो पहले वाला जो टीचर है उस टीचर को अधिशेष माना जाएगा और उस टीचर का समायोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी स्पष्ट रिक्त पद और विषय पर और उनके मूल पद के अनुसार ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में किया ही जाएगा। यानी कि यदि कोई माध्यमिक शिक्षा विभाग में कोई अधिशेष शिक्षक आ गया है तो उसका समायोजन सिर्फ माध्यमिक शिक्षा विभाग में होगा, उसी पद पर होगा और उसी मूल पद पर होगा और उसी विषय पर होगा। अब अन्य विषय और अन्य पद पर नहीं होगा। और अब यदि मान लीजिए यदि माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में रिक्त पद नहीं है, ऐसे स्थिति में उन टीचर को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में समायोजन की कार्रवाई की जाएगी। अगले बिंदु के अनुसार जिन अध्यापकों को जो कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकेंड की 6D हो चुकी है, जैसे कि हम लोग 6-3 नियम कहते हैं, उसके तहत शिक्षा विभाग में पूरी कार्रवाई हो चुकी है और कार्रवाई होने के बाद में उन्हें अनिवार्य माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में लगाया जाना जरूरी है। अब यदि जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में पद रिक्त नहीं है तो उन्हें प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन विद्यालयों में लगाया जाएगा। यानी कि 6D तो हो चुकी है लेकिन पद खाली नहीं है, तब ऐसी स्थिति में उनको प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर लगाया जाएगा। अगला पॉइंट है, जिन अध्यापक लेवल फर्स्ट और सेकेंड के संबंध में राजस्थान शिक्षा सेवा 2021 नियम 6D के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई नहीं की गई है, यानी कि वो 6D के अंदर आ तो रहे हैं लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई भी प्रक्रिया नहीं हुई है, उन्हें विभाग में पद शेष नहीं होने की स्थिति में अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर लगाया जाए। यानी कि उनके 6D नहीं हुई है और विभाग में पद भी शेष नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको अधिशेष मानते हुए पंचायती राज पदों पर ही लगाया जाएगा, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में लगाया जाएगा। अगला पॉइंट है, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंदर वरिष्ठ प्रबोधक, प्रबोधक या फिर शिक्षाकर्मी, पंचायत सहायक और कनिष्ठ सहायक और पैरा टीचर, ये जो इत्यादि है, इनका ये सब अधिशेष शिक्षक है और इनका माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनका जो पदस्थापन है वो प्रारंभिक शिक्षा विभाग के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही पदस्थापित किया जाएगा।
यानी कि जो पैरा टीचर है, पंचायत सहायक के शिक्षा कर्मी है, इन सभी को प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर भेजा जाएगा, वहाँ पर उनको पदस्थापन किया जाएगा। अगला पॉइंट है अनुसूचित क्षेत्र। यहाँ पर ध्यान रखना, अनुसूचित क्षेत्र के जो अराजपत्रित जो शिक्षक है, उनको नियम के अनुसार केवल अनुसूचित क्षेत्र के अंदर ही लगाया जाएगा, और जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो अराजपत्रित अधिकारी है, यानी कि जो कर्मचारी या शिक्षक है, उनको केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र में ही विद्यालयों में लगाया जाएगा। यानी कि टीएसपी को टीएसपी के क्षेत्र में लगाया जाएगा और नॉन टीएसपी टीचर को नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंदर ही लगाया जाएगा। यहाँ पर टीएसपी से नॉन टीएसपी या फिर नॉन टीएसपी से टीएसपी विद्यालयों में नहीं लगाया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, मान लीजिए टीएसपी क्षेत्र के अंदर कोई पदस्थापित शिक्षक है और उसका ट्रांसफर आदेश जारी हो चुका है नॉन टीएसपी क्षेत्र में, लेकिन अभी तक वो रिलीव नहीं हुआ है क्योंकि इसका अभी तक स्पष्ट रूप से कोई आदेश नहीं आया है, तो वो कार्यमुक्त नहीं हुआ है अभी तक। ऐसी स्थिति में उसको उन्हीं विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पदों पर पदस्थापित माना जावे, यानी कि वो जिस जिस पद पर कार्यरत है उसी पद पर उसको पदस्थापित माना जावे। राजस्थान स्वेच्छा ग्रामीण शिक्षा सेवा नियम 2010 के तहत नियुक्त कार्मिक और शिक्षकों को केवल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जा सकेगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हेतु चयनित हुए शिक्षक कार्मिकों के अधिशेष होने की स्थिति में उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में प्राथमिकता से लगाया जाएगा। यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो टीचर है वो एग्जाम देकर उस विद्यालय में चयन हो गया है, अब चयन होने के बाद में भी वो अधिशेष है, तो ऐसी स्थिति में उसको किसी दूसरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही लगाया जाए। शिकायत के आधार पर एपीओ किए गए एवं प्राथमिक जांच में दोषी पाए गए, प्राथमिक जांच में 10 दिन पूर्ण की जाए शिक्षक कार्मिकों को उनके पूर्व पदस्थापन स्थान के वरिष्ठता क्षेत्र से संबंधित नियुक्त अधिकारी द्वारा पदस्थापन दूरस्थ जिले दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाए। यानी कि मान लीजिए कोई टीचर एपीओ है या फिर उसमें प्राथमिक जांच में दोषी पाया गया है, ऐसे शिक्षकों को पूर्व पदस्थापन के स्थान पर वरिष्ठता क्षेत्र के आधार पर जो नियुक्त अधिकारी होगा उसको दूरस्थ जिले या फिर दूरस्थ ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाएगा। अन्य कारणों जैसे कि प्रतिनियुक्ति समाप्त सहित से एपीओ किए गए शिक्षक कार्मिकों का समायोजन एपीओ किए जाने से पहले प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व के पदस्थापित जिले में उसी विद्यालय में पूर्व पदस्थापित विद्यालय के निकटतम विद्यालय के रिक्त पद पर किया जावे। यानी कि ऐसे शिक्षक जो प्रतिनियुक्ति पर हैं और जो एपीओ किए गए हैं, यानी कि एपीओ किए जाने के समय और प्रतिनियुक्ति पर जाने से पूर्व पदस्थापन जिले को उसी विद्यालय में या तो उसी विद्यालय में उसको लगा देवे या फिर पूर्व पदस्थापित विद्यालय है जो पहले विद्यालय में वो टीचर कार्यरत था उसके निकटतम विद्यालय में उसका जो रिक्त पद है उसके ऊपर उनको लगाया जावे। न्यायिक प्रकरण के स्थगन के कारण एक ही पद पर एक से अधिक शिक्षक कार्मिकों के पदस्थापन के कारण अधिशेष हुए अन्य शिक्षक कार्मिकों को अंतिम निर्णय के अधीनस्थ पूर्व पद पर कार्यकरण करवाया जाए। पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थित दे रहे शिक्षक कार्मिकों का समायोजन अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के साथ ही किया जावे। यानी कि जिनका पदस्थापन आदेश जारी होना है ऐसे शिक्षकों को भी अधिशेष शिक्षकों के समायोजन के साथ ही किया जावे। अब देखिए, अधिशेष शिक्षक और कार्मिकों का समायोजन रिक्त के निम्नांकित क्रम में किया जावे। सबसे पहले उसी विद्यालय में पद रिक्त होने पर, यानी कि वो अधिशेष शिक्षक तो हैं लेकिन उसी विद्यालय के अंदर पद रिक्त है तो उसको उसी विद्यालय में लगा दिया जावे। दूसरा, यदि उस विद्यालय में नहीं है तो उसका राजस्व ग्राम देखा जाएगा। यदि राजस्व ग्राम में भी पद रिक्त नहीं है तो उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में रिक्त पद होने पर वहां पर उसको लगाया जाएगा। यदि ग्राम पंचायत में भी पद रिक्त नहीं है तो यहाँ पर ब्लॉक यहाँ पर देखा जाएगा, और यदि ब्लॉक में भी नहीं है तो उसके बाद में यहाँ पर निकटवर्ती ब्लॉक के अंदर यदि किसी विद्यालय में पोस्ट खाली है तो उसको वहाँ पर लगाया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन राज्य सरकार के पत्रांग इत्ते के तहत यहाँ पर कुछ प्रक्रिया उल्लिखित की गई है, इसके अनुसार यहाँ पर उनका समायोजन किया जाएगा। मंत्रालय कर्मचारियों का समायोजन यथासंभव उसी जिले के विद्यालय में ही किया जाएगा। जिले के विद्यालय में पद रिक्त नहीं होने पर कार्यालयों में लगाया जाएगा। यानी कि यदि कोई मंत्रालय कर्मचारी समायोजन की स्थिति में आ रहा है, अधिशेष में आ रहा है, तो जहाँ तक संभव है उसी जिले के उसी विद्यालय में लगाया जाए, और यदि उसी जिले के विद्यालय में पद रिक्त नहीं है तो उसी जिले में दूसरे कार्यालय में लगाया जाए। शहरी क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन शहरी क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र के अधिशेष कार्मिकों का समायोजन ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। तो यहाँ तक ये जो सारे बिंदु थे वो अधिशेष शिक्षक कौन है और इसका समायोजन किस प्रकार से है, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पर मैंने आप लोगों को दे दी है। अब यहाँ पर समय सारणी जारी हो चुकी है कि कब कब क्या क्या तैयारी करनी है। तो देखिए, अधिशेष शिक्षकों की पदवार सूची तैयार करना 25/11 तक करनी है। अधिशेष कार्मिकों में से का समायोजन योग्य कार्मिक की बिंदु संख्या इत्ते के तहत ये 28/11 तक काम करना है। इसी तरह से माध्यमिक शिक्षा विभाग में क्रम संख्या 2 की कार्यवाही के उपरांत अधिशेष शिक्षक कार्मिकों की सूची प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सुपुर्द करना
18/11/2024 तक करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे 2/12/2024 तक प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग से लौटाए गए प्रारंभिक शिक्षा में अधिशेष कार्मिकों की समेकित पदभार सूची तैयार करना है। फिर अगला है प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा बिंदु संख्या थर्ड के उप बिंदु 15वें के अनुसार संभावित पदस्थापन से सूची तैयार करना 4/2/2000 तक। और उसके बाद में प्रारंभिक और माध्यमिक विभाग द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करना 6/12 तक। तो ये जो सारी प्रक्रिया है वो उच्च लेवल पर है, ये हमारे काम की नहीं है, हमारे काम का सबसे सबसे लास्ट वाला है। यानी कि जो पदस्थापन जारी होगा 6/12 को, वहाँ तक आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अधिशेष कार्मिक कौन होंगे, अधिशेष शिक्षक कौन होंगे और उनका समायोजन किस प्रकार से किया जाएगा, किसका पहले समायोजन होगा, किसके बाद में समायोजन होगा, किस विद्यालय में समायोजन होगा, ये पूरी जानकारी अब मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित यदि और भी आपके क्वेश्चन रह चुके हैं, मन में कुछ डाउट रह चुके हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों का सही-सही जवाब दूँ। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित ऑनलाइन, ऑफलाइन जो भी संबंधित जानकारी हो, वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।